नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पॉलिटी की जिस सीरीज चला रहे थे उसी कड़ी में आज हमारा जो लेक्चर है वो मौलिक अधिकारों का दूसरा लेक्चर है। मौलिक अधिकारों में मैंने पहला लेक्चर पढ़ लिया था जिसमें हमने अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में विधिवत जानकारी ली थी, प्लस साथ ही साथ हमने मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं, हमारे मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था, इन सब चीजों पर, इन सब विषयों पर मैंने विधिवत अध्ययन कर लिया है। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए अगर आप पहले ये लेक्चर देख रहे हैं तो इस लेक्चर को देखने के पहले आप इसके पहले वाला लेक्चर अवश्य देखें। क्लियर? तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार जो हमारे टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से पहला मौलिक अधिकार आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है समानता का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी। क्लियर? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है हमारा ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्पेशली जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 में बताया गया, आर्टिकल 14 में ही हमने स्पेशल समानता के अधिकार का अध्ययन करेंगे और इस समानता के अधिकार के अध्ययन के तहत यहाँ पर अनुच्छेद 14 में अर्थात सभी के लिए समान अधिकार दिए गए हैं। सभी समानता किसे कहते हैं इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। क्लियर? तो समानता या उसी को हम क्षमता बोल सकते हैं, चाहे तो आप क्षमता का अधिकार बोले या समानता का अधिकार बोले। समता या समानता के 2 आयाम दिए गए हैं। कितने? 2 आयामों पे बात की गई है, जिनमें से एक है अनुच्छेद 14 फर्स्ट, दूसरा है 14(2) अर्थात सेकेंड। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत बताया गया, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल बिफोर लॉ। क्या बोलते हैं? इक्वल बिफोर लॉ, विधि की समानता, विधि की समानता, विधि की क्षमता या समानता। क्लियर? अनुच्छेद 14 फर्स्ट में विधि की समानता या विधि की क्षमता। क्लियर? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल बिफोर लॉ। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल बिफोर लॉ। अब आप देखिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। यहीं पर जो 14(2) है इसमें बताया गया विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण या विधि की समानता या विधि की क्षमता। क्लियर? इसके तहत ये हमारे संविधान के अनुसार ये इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या है? ये नकारात्मक है, अर्थात निगेटिव इफेक्ट है। ये कहां से लिया गया है? ये हमारे ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन जो है संसद की जननी कहलाती है। क्या कहलाती? संसद की जननी। हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? विधि की समता, ठीक, या विधि की समानता, जिसके तहत या हम इसी को बोल सकते हैं विधि की समक्ष क्षमता। क्या बोल सकते हैं आप इसको? विधि की समता या विधि की समक्ष समता। क्लियर? इंग्लिश में इक्वल बिफोर लॉ। अब आप देखें, ये एक्चुअली में ब्रिटेन से लिया गया और इसको हमने लिया है कहां से? और ये सकारात्मक रूप है। ये क्या है? सकारात्मक रूप है, अर्थात ये पॉजिटिव वे है। ये स्पेशली ये कहां से लिया गया? हमने अमेरिका से लिया, अर्थात अमेरिका से, अर्थात यूएसए से। अब याद कैसे करेंगे हम? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विधि की समक्ष क्षमता या विधि की समानता। तो विधि की समक्ष क्षमता या इंग्लिश में इक्वल बिफोर लॉ, दूसरा है विधि का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आप देखिए, इक्वल बिफोर लॉ अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में EBL हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? EPL बोल सकते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल बिफोर लॉ।
बी ईबीएल अर्थात बी यानी ब्रिटेन, तो इक्वल बिफोर लॉ अर्थात विधि की समझ क्षमता हमने कहा था ब्रिटेन से याद कैसे करेंगे, ईबीएल से। ईबीएल अर्थात बी से ब्रिटेन और बी से बिफोर। अब जो बचा वो यूएसए से हो गया अर्थात अमेरिका से ले लिया। क्लियर। अब दोनों में डिफरेंट क्या समझना, दोनों में बहुत बारीक डिफरेंट है। अब आप समझेंगे, अब आप सोचेंगे कि इसको जब ले लिया तो इसकी क्या जरूरत थी, या इसको ले लिया तो इसकी क्या जरूरत थी, या ये नकारात्मक इफेक्ट इसका दिखाई दे रहा है तो हमने इसको क्यों लिया, जब इसका सकारात्मक इफेक्ट था, प्रभाव नजर आ रहा था हमारे संविधान के जो संविधानवेत्ता थे, तो इसको ही लग सकते, इसको बेकार में लिया। तो आइए हम इस पे थोड़ा चर्चा करते 1-2 मिनट। अगर हम बात इक्वल बिफोर लॉ का अर्थात विधि की समझ क्षमता की हम बात करें तो इस ब्रिटेन का कहना यह है कि ब्रिटेन क्या है, स्पेशली कानून ही सर्वोच्च है, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। बात बिल्कुल सही है। अगर कानून से बढ़कर कुछ हो जाएगा तो उस देश में असमानता फैल जाएगी। बात बिल्कुल सही है, ब्रिटेन की अपनी बात बिल्कुल सही है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अमेरिका भी यही कहता है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप अपने देश में असमानता को खत्म करना चाहते हैं लेकिन वहां पर कठोर कानून का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कठोर कानून का इस्तेमाल करेंगे और विधि से बढ़कर कोई नहीं है तो वहां पर अब जो आप समानता लाना चाहते हैं, असमानता को जो खत्म करना चाहते हैं, आप असमानता खत्म नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने कहा इनके कानून को देखकर ब्रिटेन के। क्यों? क्योंकि आप समझिए, जैसे सपोज दैट एग्जांपल लीजिए, जैसे एक 10 साल का लड़का है, ठीक, एक 40 साल का व्यक्ति है। ये 10 साल का लड़का है और ये 40 साल का एक व्यक्ति है। इस लड़के ने ट्रेन में चोरी कर ली, ठीक है, क्या कर ली, चोरी कर ली। इस व्यक्ति ने भी ट्रेन में चोरी की है, ट्रेन में चोरी इसने भी की, ट्रेन में चोरी इसने भी की। तो अभी जो ब्रिटेन का कानून है, तो ब्रिटेन के कानून ये कह रहा है कि विधि के नजर में सभी समान है, विधि के समान, विधि की समझ क्षमता अर्थात विधि के नजर में सभी समान है। तो इनके यहाँ है कि जैसे चोरी के लिए अगर दंड का जो प्रावधान है, अगर ये मान लिया जाए कि 6 साल की सजा है, सपोज दैट, और 1 लाख रुपए का जुर्माना है, ठीक, चाहे वो 10 साल के लड़के ने चोरी की हो या 40 साल के व्यक्ति ने चोरी की हो, दोनों के लिए समान कानून है। दंड का प्रावधान दोनों ही व्यक्तियों के लिए, चाहे वो लड़का 10 साल की उम्र का हो, चाहे वो व्यक्ति 40 साल की उम्र का हो, दोनों के लिए दंड का प्रावधान समान है। जिसकी वजह से अगर आप सोचिए, इस लड़के ने चोरी की, कोई समस्या रही होगी, मान लो भूखों से मर रहा हो, कुछ भी, चोरी कैसी भी हो, मान लो इसकी चोरी छोटी रही, इसकी चोरी बड़ी रही, या दोनों की चोरियां बराबर रही, जो भी माल इसने चुराया 10,000 का माल इसने भी चुराया, इसने जो माल चुराया ये भी 10,000 का था, या इसने 1,000 का माल चुराया, इसने जो माल चुराया वो 10,000 का माल चुराया, लेकिन चोरी की है और चोरी का जो दंड का प्रावधान है चोरी के लिए समान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करे। अगर इस व्यक्ति, इस बच्चे को, इस लड़के को 10 साल का है और इसको 6 साल की सजा का प्रावधान दे दिया जाए और 1 लाख रुपया का जुर्माना लाद दिया जाए इस पे, तो इसकी तो उम्र 16 साल बाद बरी होगा, और 16 साल बाद जब बरी होगा तो इसकी जिंदगी के 6 साल बर्बाद हो गए। इस लड़के की 6 साल जिंदगी के बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से ये लड़का समानता के व्यवहार में कतई नहीं आ पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समान कानून या समानता के जो कानून की बात कर रहे हैं सभी के समक्ष ब्रिटेन वाले, तो उसके आधार पर इस बच्चे की जो 6 साल है वो बर्बाद हो गए, और ये 6 साल इसके पढ़ने लिखने की थी। अगर ये पढ़ लिख लेता तो वो आगे बढ़ सकता था, कोई अच्छा व्यवसाय कर लेता या कोई रोजगार कर लेता, पढ़ा लिखा होता। तब आपके दिमाग में होगा कि सर इसने तो चोरी की है, तो चोरी के नजरिए से इसने जो अपराध किया उसका दंड दिया गया है, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, सही है। लेकिन हमारे यहाँ अमेरिका की सकारात्मक पहले सोचिए, चोरी किया, अपराध किया, दंड मिलेगा, ठीक है, 6 साल मिला। लेकिन हमारे यहाँ सुधार कारावास का प्रावधान है। क्या है? सुधार कारावास का प्रावधान है। अमेरिका में सुधार कारावास का प्रावधान है कि ये 6 साल की सजा काटेगा, लेकिन उस 6 साल के दौरान उस जेल में इसको पढ़ाई लिखाई सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी सरकार।
समझ गए। तो इसके 6 साल बेशक बंदी जीवन बीतेंगे, लेकिन उस 6 सालों में जैसे ये बाहर रहकर स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन कर लेता, डिग्रियां हासिल कर लेता, रोजगार के लिए तैयार हो जाता, रोजगार की लाइन में, बेरोजगार की लाइन में खड़े होने के लिए, वैसे ही ये वहां भी जेल के अंदर भी पढ़ाई करके, परीक्षाएं पास करके, डिग्री लेकर एक बेरोजगार वाली लाइन में ये भी खड़ा हो सकता है रोजगार पाने के लिए। समझ गए। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ब्रिटेन में जो हो रहा है वही जो हो रहा ठीक है। इनकी 40 साल की उम्र थी और इस 40 साल की उम्र में इसने चोरी की है, 6 साल की सजा प्लस 1 लाख का जुर्माना इस पे लगाया गया है। जिसके आधार पर ये भुगतान भी करेगा और 6 साल की सजा जब काटेगा, इसको देखकर नई जनरेशन जो तैयार होगी वो भी ये दंड नहीं करेगी, ये भी अपराध नहीं करेगी। इस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर समान विधि की समझ क्षमता, विधि की समझ क्षमता, विधि की समानता की जो बात की गई है ब्रिटेन में इसीलिए नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर दंड कैसा भी हो वहां पर एज मायने नहीं रखती है, वहां पर दंड मायने रखता है। और दंड के आधार पर आपने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको दंडिक कार्यवाही के तहत वो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये है ब्रिटेन की। अमेरिका की अर्थात हमारे यहाँ भी सुविधा यही है कि आपने चोरी की है, आपको उसका दंड मिलेगा, लेकिन आपकी उम्र अगर नाबालिग है आप, तो आपका सुधार कारावास में डाला जाता है। और वो सुधार कारावास में का कारण यही है कि आपकी पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं होती, साथ ही साथ आप सुधर जाएं। ये भी वहां पर ज्ञान पढ़ाई करेंगे तो ये सारी सकारात्मक चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी, जिसकी वजह से आप अच्छे नागरिक बन पाएंगे, अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे, चोरी चमारी लुच्चा लुच्चाई छोड़ पाएंगे। ये सारी चीजों में आपका दिमाग नहीं लगेगा। ये बात समझ में आई। तो ये क्या है, विधि की समझ क्षमता, ये नकारात्मक पहलू है। और हमने कहा से लिया, इक्वल बिफोर लॉ, बी अर्थात ब्रिटेन से लिया है। विधि की समान संरक्षण प्रक्रिया यूएसए की से हमने ली है। कहां से लिया, यूएसए से लिया है। और यूएसए ये कैसा है, ये सकारात्मक पहलू है। बात समझ में आ गई। तो ब्रिटेन में कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति या किसी भी, स्पेशली अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो 5 आर्टिकल है, ये 5 अनुच्छेद हैं, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं प्राप्त है। अगर आप भारत में रह भी रहे हैं लेकिन आप नागरिक नहीं हैं, तो आपको ये 5 अनुच्छेद के अधिकार जो दिए गए हैं हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को, वो आपको नहीं प्राप्त है। क्लियर। आइए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग अर्थात सेक्स, जन्म स्थान तथा वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नागरिक के, उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधारों पर भेदभाव राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। आग के बाद एक चीज बता दूं, राज्य का तात्पर्य संविधान में सीधा सीधा देश से है। संविधान में, हमारे संविधान में देश शब्द आपको नहीं मिलेगा, राज्य शब्द मिलेगा। और जब भी संविधान पढ़ते वक्त मैं राज्य शब्द का इस्तेमाल करूं, आप यह समझ जाना कि वहां पर उसका इंडिकेट देश से है। क्लियर। आगे बात, अनुच्छेद 15 फर्स्ट में धर्म, इन 5 तत्वों के आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। क्लियर। तथा अनुच्छेद, साथ ही साथ अनुच्छेद 15(2) में यह बताया गया, राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति भी, कौन, निजी व्यक्ति भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अब निजी व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, जैसे अब निजी व्यक्ति का तात्पर्य यहां पर है कि जैसे सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुएं, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क इत्यादि इन स्थानों पर भी कोई भी निजी व्यक्ति, अगर किसी ने
तो निजी व्यक्ति यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर जो धर्म की जाति लिंग के आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे धर्म का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप जैसे हिंदू धर्म से हैं तो आप लोग देखते ही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनको उनके साथ उतना बैठना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो या राज्य ये नहीं करेगा कि भाई हिंदू धर्म के लिए अलग व्यवस्था, मुस्लिम धर्म के लिए अलग व्यवस्था, या रोक नहीं सकता है। क्लियर। दूसरे भी और भी धर्म आप ले सकते हैं। जाति में जैसे एससी एसटी जो है उसके लिए अलग व्यवहार, और जनरल कैटेगरी के लिए अलग व्यवहार, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। लिंग के आधार पर, या कि कोई सरकारी कामकाज है, वहां पर स्पेशली महिलाओं के लिए महिलाएं पीछे हैं, पुरुष आगे हैं, पुरुष पीछे, महिलाएं आगे हैं, तो इस आधार पर या पुरुष महिला एक तरफ और ट्रांसजेंडर को अलग किया गया है, और उनको सारे काम सभी लोग करा चुके हैं, फिर ट्रांसजेंडर का नंबर आ रहा है। तो इस आधार पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही जन्म स्थान, जन्म का तात्पर्य यही है कि कोई कुलीन वर्ग में जन्मा, कोई निम्न वर्ग में जन्मा, कोई मुस्लिम में जन्मा, कोई कहीं जन्मा, इसके आधार पर भेदभाव हो रहा है। वंश, तो इस आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अब जैसे कोई जॉब निकली, ठीक है, जॉब नहीं मतलब कहने का तात्पर्य है कि मान लो कोई भंडारा चल रहा है, या कोई सरकारी ऐसा भोजनालय है, तो उस भोजनालय में सभी के लिए समान अधिकार है। ठीक है, यदि देश की सुविधा, सरकारी सुविधा है, तो वहां पर सभी के लिए समान अधिकार है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, अर्थात चाहे जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, या कोई महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, या ट्रांसजेंडर हो, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं चलेगा। डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं नजर आना चाहिए। क्लियर। निजी व्यक्ति का तात्पर्य है कि जैसे कोई सरकारी नल, आप सरकार से का नल है, आपने अपने दरवाजे लगवा लिया, अब आप कह रहे हैं नल मेरा है, मैं पानी नहीं भरने दूंगा, या सरकारी कुआं है, ये कुआं मेरा है, इसमें केवल जनरल कैटेगरी का व्यक्ति पानी भरेगा, एससी एसटी पानी भरेगा, तो कुआं को धुलना पड़ेगा। धुलेगा कौन? अपने यहाँ भी तरह की सुविधाएं हैं कि खाना खिला दिया एससी एसटी को, तो हम बर्तन को शुद्ध करने के लिए उसमें आग डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ प्रथाएं नहीं, कुप्रथाएं हमारे धर्म में फैली हुई हैं, जिसका यही असर रहा। इसी वजह से हिंदू धर्म कई सारे जातियों में विभक्त रहा, और उन जातियों में उच्च, निम्न और निम्नतर, उच्च, उच्चतर और सर्वश्रेष्ठ, इस कैटेगरी में बटे होने के कारण हमारे ऊपर बाहरी लोग आते रहे और आक्रमण करते रहे, और हमें लूटते रहे, और हम लूटते रहे और लुटाते रहे। क्यों? क्योंकि हम स्वयं एक नहीं थे। हम स्वयं एक नहीं थे। एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि लोग, आप इस समय जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियां जो हमारे देश में चल रही हैं उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मुस्लिम धर्म को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है, या उनको बिल्कुल तुच्छ नजर से देखा जा रहा है, हिंदू धर्म को एकदम उठा दिया जा रहा है। लेकिन आप एक चीज जानिए, जब अगर हम लोग मंदिर जाते हैं, किसी बड़े मंदिर में जाइए जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, तो वहां पर एक वीवीआईपी रूट होता है। उस वीवीआईपी रूट में वीवीआईपी लोग को दर्शन पहले कराया जाता है। ठीक है, फिर जो जिनसे ज्यादा पैसे वाले, उनसे कम पैसे वाले होते हैं, उनके लिए अलग रूट चलता है। जिनके लिए पैसा ही नहीं है, वो बेचारे ऐसी लाइन में खड़े किए जाते हैं जिसमें सुबह से खड़े होकर कहा पूरा दिन बीत जाए, कहा पूरी रात बीत जाए, फिर अगले दिन नंबर आए ना आए, इस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यहीं पर जो मुस्लिम धर्म है, अगर आप इनके मस्जिद जाएंगे, कभी जाइएगा मस्जिद, तो उस मस्जिद में आप देखिएगा कि एक लाइन से सभी बैठे हैं, वहां पर कोई वीवीआईपी लाइन नहीं चलती है, कोई वीआईपी लाइन नहीं चलती है, कोई कुलीन वर्ग की लाइन नहीं है, निम्न वर्ग की लाइन नहीं है। लाइन लगी है तो आप ये नहीं बता सकते हो तो उसमें कि उसमें राजा कौन है, या उसमें रंग कौन खड़ा है, उसमें जूते सिलने वाला कौन है, मोची कौन है, उसमें ट्रेन चलाने वाला, हवाई जहाज उड़ाने वाला कौन है, उसमें
धर्म का पंडित कौन है, कौन कसाई है, सभी एक पंक्ति में बराबर खड़े होते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज है मुस्लिम धर्म का। ठीक है, तो इन सब चीजों को सीखना चाहिए। इसीलिए आप देखिए जो भी आक्रांता हमारे यहाँ आक्रमण करने आए हैं, वो चाहे मुस्लिम रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, पुर्तगीज रहे हो, फ्रांसीसी रहे हो, उनके यहाँ आपको धर्म में विभेद नहीं नजर आएगा। धर्म अलग अलग है लेकिन धर्मों में विभेद नहीं है। मुझे लगता है दुनिया में हिंदू ही धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें धर्म के अंदर कई विभेद हैं, कई जातियां हैं। मतलब हम हिंदू हैं, हम जनरल हैं, हम हिंदू हैं, हम ओबीसी हैं, हम हिंदू हैं, हम एसटी हैं, हम हिंदू हैं, हम एससी हैं। तो इस आधार पर यहां बांट दिया गया है, जिससे कभी भी एससी ओबीसी सामान्य वर्ग के साथ बराबर हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चल सका, क्योंकि इसने कभी चलने ही नहीं दिया है। और कभी भी जब भी हम लुटे हैं उसमें हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने इन्हें कभी खड़े होने ही नहीं दिया, हमने कभी इनका वो अवसर ही नहीं दिए, हमने कभी इनको प्रशिक्षण ही नहीं दिए, हमने इनको कभी वो ज्ञान नहीं देने दिया। वो तो भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अंततः पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद संविधान बनाया, जिनको संविधान का जनक या पिता कहते हैं। उसके बाद से लोगों में जागरूकता SC ST में आई, तो वो भी आज पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? उसके उनकी वजह से जो आज ये पिछड़ा वर्ग तबका था, इसको एक समान वर्ग में समान लाइन में खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक लाइन मुझे याद आ गई कि जो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, इस लाइन पे मतलब ये बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलर लाइन है। ठीक है, आइए निजी व्यक्ति भेदभाव समझ गए आप, धर्म की लिंग जाति आधार पर समझ गए। फिर आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 15 का 3 जो है यहां पर अनुच्छेद 15(1) का अपवाद है। अनुच्छेद 15 यहाँ एक क्या कह रहा है, धर्म जाति लिंग जन्म वंश के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वहीं पर अनुच्छेद 15 यह कह रहा है कि ये इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि बच्चों और महिलाओं, किसको? बच्चों और महिलाओं को कुछ विशेष प्रावधान की छूट दे रहा है, विशेष प्रावधान की बात कर रहा है। ठीक है, अब विशेष प्रावधान कौन से, आइए समझते हैं। स्पेशली इसमें यह कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं या जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को पुरुष से बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नहीं देखा गया हिंदुस्तान में। ठीक है, महिलाओं के लिए बताया गया आप घर हैं, आप घर में रहें, आप एक गृहिणी बनकर रहें, एक कुशल गृहिणी बनकर रहें। पुरुष मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है, रात के 12 बजे आ सकता है, ना भी आए तो उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। पुरुष का कोई चरित्र नहीं होता है, महिला के सबसे बड़ा चरित्र होता है। और महिला को दबाने का सबसे बड़ा साधन पुरुष के पास है, उसका चरित्र। उसके चरित्र पर उंगली सदा उठाकर उसको नीच, उसको जलील और उसको नीचा करता रहा, ये पुरुष की सबसे बड़ी महानता रही है। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर बच्चों और महिलाओं की बात की गई है कि इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं समाज में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या बच्चे हैं, जाति धर्म के आधार पर महिलाओं को विशेष प्रावधान दे दिया गया है, जिसकी वजह से ये इसका उल्लंघन नजर आएगा आपको। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में इसलिए कहा गया और ये जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 1951 में। इसमें स्पेशली ये बताया गया है, और ये चंपकम दोराई राजन, चंपकम दोराई राजन वाद 1951 में आया था। इसके तहत ये बताया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, अर्थात कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जैसे क्या है, अनुच्छेद 15(4) में ये बताया गया, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत चंपकम दोराई राजन वाद के तहत जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में लिखी देता हूं, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान दिया जाएगा। अब जैसे आप पहले देखिए कि जो शिक्षा थी वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग ग्रहण कर पाते थे जिनके पास पैसा था। क्यों? क्योंकि फीस पड़ती थी। इसके लिए धीरे धीरे आप देखिए सुधार लाया गया। उन सुधारों में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए। सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लाया गया सरकारी स्कूलों में, जिसके तहत सारे बच्चे फिर पढ़ने लगे गांव घर के। साथ ही साथ फिर भी नहीं जा रहे थे गांव घर के बच्चे पढ़ने के लिए। इसके लिए प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे स्कॉलरशिप, जिसको वजीफा बोलते हैं, या स्कॉलरशिप बोलते हैं, जिसके तहत स्कॉलरशिप का लालच के तहत बच्चों को जागरूक किया गया, उनको स्कूल में दाखिला कराया गया ताकि वो पढ़ सके। साथ ही साथ हमारे दौरान जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां राशन भी मिलता था, गेहूं मिलता था, तो उसका भी लालच था। ये कुछ लालच देकर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के जो प्रावधान है, यह अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 15(4) के तहत पहला संविधान संशोधन 1951 चंपकाई दुराई राजन के तहत प्राथमिक लेवल की शिक्षा में ये कुछ विशेष प्रावधान है, कुछ छूट दी गई है ताकि लोग जागरूक हो सके, अपने बच्चों का दाखिला करा सके और उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक, क्लियर? आगे 15(5) अनुच्छेद 15(5) इसमें बताया गया है, ये 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन ये 2005 में आया था। इसके तहत बताया गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, कहा? उच्च शिक्षण संस्थानों में, ये 93वां है। उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक शिक्षण कार्य के लिए कुछ प्रावधान दिए जाएंगे, जिसके तहत लोग, अब जैसे क्या था कि ठीक प्राइमरी लेवल तक शिक्षा फ्री है, कक्षा 5 तक पढ़ लिए, पढ़ाई आगे बंद। फिर देखा गया कि 5 में जो कक्षा 5 तक प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा को जागरूक करने के लिए जो आयाम चलाए गए थे, जो योजनाएं लाई गई थी, उसके आधार पर लोगों का दाखिला बढ़ा, लेकिन आगे ठप हो गया। फिर वो स्कीम आगे बढ़ाई गई, कक्षा 8 तक लोग पढ़े, फिर ठप हो गया। फिर कक्षा 10 तक पढ़े, फिर ठप हो गया। 12 तक पढ़े, फिर ठप हो गया। इसलिए फिर उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ठीक, आगे लेकिन फिर उसके बाद अनुच्छेद 15(6) भी, अनुच्छेद 15(6) क्लियर? 15(6) में बताया गया है कि 93वां संविधान संशोधन के तहत यह बताया गया है जो सामान्य वर्ग है, कौन? सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़े वर्ग के आधार पर EWS, जिसको आप बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक आर्थिक कमजोर वर्ग, ठीक, सेक्शन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के EWS के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला के लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई है, दिया गया है। ठीक है। 16 आर्टिकल 16 लोक नियोजन बोलता है, लोक नियोजन की बात करता है, लोक नियोजन। अब आइए देखते हैं लोक नियोजन क्या अर्थात, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों की बात कर रहा है यहाँ पर। ये इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। तो 16(1) अनुच्छेद 16(1) में बताया गया है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। वहीं पर इसमें ये भी यहां पर बताया गया है कि वो 5+2 और वंश क्रम प्लस निवास स्थान, इसके आधार पर राज्य नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्लियर? हाँ, अनुच्छेद 16(1) में बताया गया कि राज्य जो है वो स्पेशली धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, वंश क्रम तथा निवास स्थान के आधार पर राज्य
सरकारी नौकरियों में भेदभाव या सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। नौकरियों के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। लेकिन वहीं पर 16(2) में बताया गया कि इन 7 आधारों पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर 16(3) में इसका अपवाद हो गया। किसका? 16(1) का अपवाद आपको नजर आएगा। क्या अपवाद नजर आ रहा है? इसमें यह बताया गया कि स्पेशली अनुच्छेद 16(3) के तहत यह कहा गया कि राज्य जो है, जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे मान लीजिए पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, उनको कुछ विशेष प्रावधानों के तहत छूट दे सकता है। ठीक है, विशेष प्रावधानों के तहत छूट दे सकता है ताकि वो भी देश के अन्य राज्यों के साथ बराबर आकर खड़े हो सके। क्लियर? वहीं पर 16(4) अनुच्छेद 16(4) में बताया गया सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण क्लियर? कहां पे? सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात 16(4) में आपको नजर आएगी। तथा अनुच्छेद 16(5) में बताया गया है कि धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म विशेष से जुड़े कुछ जो अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि फौज और आर्मी में स्पेशल जॉब निकलती हैं, वहां जो पंडित पुरोहित के लिए स्पेशली उससे संबंधित यहाँ पर बात की गई है। फिर अनुच्छेद 16(6) में बताया गया है कि 93 संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 में EWS अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% रिजर्वेशन की बात सरकारी नौकरियों में की गई है। कहां पर की गई है? सरकारी नौकरियों में की गई है। क्लियर? तथा यहीं पर फिर एक केस आ जाता है जहां रिजर्वेशन की बात आती है। वो रिजर्वेशन की जो कहानी है शुरू होती है इंदिरा साहनी केस 1992 में। कब से? इंदिरा साहनी वाद 1992। तो इंदिरा साहनी वाद केस स्पेशली 1992 में आया था, लेकिन लागू 1993 में हुआ। इसके तहत 5-6 बातें की गई। पहली जो बात की गई, इसमें यह कहा गया कि आरक्षण समानता का विरोध नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको इस लेयर तक लाने के लिए अगर हम इसको हल्का सा पुश कर दें तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए इसको पुश करने की कहानी को आरक्षण बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पार्क है और इस पार्क को देखने के लिए एक व्यक्ति है जो खड़ा है, बढ़िया आराम से देख रहा है। एक व्यक्ति है जो यहाँ पर ऐसा लटक के देख रहा है। एक व्यक्ति है जो लटक भी नहीं पा रहा। लेकिन इस व्यक्ति के बराबर इस व्यक्ति को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको थोड़ा सा एक टेबल दे दें तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, इसके बराबर आराम से देख लेगा। लेकिन इसको एक टेबल से काम नहीं मिले चलेगा, इसके लिए हम 2 टेबल दे दें तो ये भी आराम से आ जाएगा। और ये टेबल देने की प्रथा आरक्षण है, मतलब सपोर्ट। आरक्षण मतलब सपोर्ट यानी सहयोग करना, आरक्षण कहलाता है। तो यहीं पर 16(1) में बताता है, इंदिरा साहनी वाद केस में बताया गया कि आरक्षण समानता का विरोध नहीं है। दूसरी बात इनसे कहा गया कि आरक्षण का आधार जात को बनाया जा सकता है। मतलब इनका कहना है कि अगर जात को आरक्षण बनाया जा सकता है। रीजन मैंने अभी बताया आपको कि हिंदू धर्म में जो SC OBC है ये क्या है? सामान्य वर्ग से पीछे है। सामान्य वर्ग पीछे और सामान्य वर्ग मिलाने के लिए इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। उस रिजर्वेशन के लिए वही इन्होंने बताया कि जात को आधार बनाया जा सकता है रिजर्वेशन के लिए, और वो बुराई नहीं है। 3 नंबर, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ राज्यों में इससे अधिक नजर आएगी। अभी आपको प्रोन्नति में आरक्षण नहीं चलेगा, लेकिन SC के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की बात की गई है फाइनली। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए प्रोन्नति मतलब प्रमोशन। ठीक, वहीं पर आरक्षण की न्यायिक पुनरावलोकन की जा सकती है। किसके? न्यायालय द्वारा। न्यायिक पुनरावलोकन मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 13 के तहत में दिया गया है। तो कोई भी कानून बनेगा तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद 13 के तहत, और ये अधिकार न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के हमारे संविधान का संरक्षण है, गार्जियन है। क्लियर? वहीं पर
क्रीमी लेयर को और अच्छा नहीं दिया जाए। अब क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर जैसे जो रिजर्वेशन वाली पार्टी जातियां हैं, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, इसमें अगर लोग कमा चुके हैं, अच्छा खासा उनका बैकग्राउंड बन चुका है, तो उनको अब रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनकी जगह कोई दूसरा रिजर्वेशन मिल पाएगा और वो अब रिजर्वेशन का दुरुपयोग है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में इसलिए जो जाति और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये ठीक है, चलने दीजिए, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं देना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि से मजबूत है लेकिन वो किसी कारण थोड़े मार्क्स उसके कम है, लेकिन उससे कम बुद्धि वाले के उसके मार्क्स उससे भी कम है, लेकिन उसको रिजर्वेशन है और वो उससे आगे निकल गया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बौद्धिक क्षमता का हनन किया जा रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो प्रतियोगिता जो भी परीक्षा होती है, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मेरी सलाह है। तो ये रहा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अर्थात इसको अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक्चुअली में अनुच्छेद 17 जो है, ये राज्यों के साथ साथ व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। व्यक्ति के विरुद्ध क्यों? नागरिकों के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति ने मान लीजिए कि छुआछूत, मतलब हमारे हिंदू धर्म में क्या है, जो एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लोग, उनके साथ छुआछूत का एक प्रावधान है। प्रावधान कहने का तात्पर्य क्या है? कुरीतियां हैं कि उन्होंने अगर चाय पी ली है तो हम उसके बर्तन में, उस बर्तन में हमें आग डालनी पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो लोग गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं, वो भी अशुद्ध हो जाता है, उसमें भी आग डालना चाहिए, उसको भी शुद्ध करके आग में शुद्ध करके खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बर्तन छू लिया, उसमें खा लिया, था हम उसको आग डाल के शुद्ध करते। तो ये जो कुरीतियां, इनको कम करने के लिए, इनको दूर करने के लिए यह अस्पृश्यता अधिनियम, ये अनुच्छेद हमारे संविधान निर्माताओं ने, ये कुछ कुप्रथा चलती थी, संविधान में हमारे दाखिल की गई है। ठीक है, जिसके तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का प्रावधान किया गया। लेकिन जब हमारा संविधान में था तो वहां पर छुआछूत क्या है, इसके तहत कौन से दंड दिए जाएंगे, दंड के प्रावधान क्या हो गया, ऐसा कोई भी बात नहीं की गई थी। लेकिन छुआछूत, अस्पृश्यता ये समाज को गंदा कर रही है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगी, इन सबको ध्यान में रखकर हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया था। लेकिन होते करते फिर फाइनली 1955 में एक इसके क्या क्या दंड होंगे, दंड के प्रावधान क्या होंगे, कितनी क्या सजा दी जाएगी। तो 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया, जिसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया 1976 में। और उसी के बाद यहाँ पर इसी में 1955 में बताया गया कि दंड का जो प्रावधान है 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक हो सकता है छुआछूत के मामले में। अगर आपने पहले क्या था कि जो जमींदार या लंबरदार या पंडित जी जा रहे हैं, तो अगर एससी एसटी चारपाई में बैठे हैं ओबीसी, तो खड़े नहीं हो रहे हैं, तो काफी बुरा हो जाता था, उनको मार पड़ती थी कि लंबरदार गुजर रहे थे, जमींदार गुजर रहे थे, तुम खड़े नहीं हुए, तुमने सम्मान नहीं किया। तो इन सब चीजों से छुआछूत, ठीक, अस्पृश्यता, सम्मान, प्लस अगर कोई बर्तन छू लिया, कोई उनकी चारपाई छू ली, तो ये सब चीजें क्या है, छुआछूत का प्रमाण को सिद्ध कर रहे थे। इसको दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, जो कि राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध है, ये क्लियर, राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध है। आगे बात समझ में। अब कोई छुआछूत को देखकर जिसके साथ ये भेदभाव हो रहा था, वो डायरेक्ट रिट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जिसके तहत अगर ये सिद्ध हो गया कि छुआछूत में ये संलिप्त पाए गए छुआछूत के, तो उनको अनुच्छेद 1955 अधिनियम के तहत, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होती है। क्लियर, वही चीज मैं कल आपको बता रहा था कि रिट दायर करने का अधिकार, मौलिक अधिकारों का जो अधिकार दिया गया है नागरिकों को, ये अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के तहत हम रिट दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत। ठीक है, अगला अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में स्पेशली 2-3 बातें की गई हैं कि इसमें राज्य उपाधियां नहीं देगा। राज्य मतलब देश, देश किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं देगा, लेकिन इसी का अपवाद है कि सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती है। जैसे अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है या तो आप मास्टर बन सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप, यदि आपने सेना में भर्ती हो गए तो लेफ्टिनेंट,
सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये कई सारे जनरल तक की पोस्ट चलती हैं। ठीक है, ये पोस्टें आपकी उपाधियां ही तो हैं, ये मिलती हैं। तो ये दोनों क्या है, अपवाद हैं। कि मतलब कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि शिक्षा के आधार पर आपको उपाधियां मिल सकती है। अगर आपने LLB कर ली तो आप लॉयर हैं, लॉयर कहलाएंगे। अगर आपने डॉक्टरी कर ली तो आप डॉक्टर कहलाएंगे। ये क्या उपाधियां हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अगर आपने डिग्री धारण की है, वो कोई भी जाति से, किसी भी धर्म से है, हिंदुस्तान का नागरिक है, व्यक्ति है, तो वो क्या उसको ये उपाधियां मिलेंगी। लेकिन शिक्षा के मूल आधार शिक्षा है। 18(2), 18(1), ये 18(1) का सब आर्टिकल था, मतलब इसी का अपवाद था कि किसी भारतीय व्यक्ति को विदेशी राज्य द्वारा उपाधियां नहीं दी जा सकती। किसी भारतीय को विदेशी देश या राज्य उनको उपाधियां नहीं दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई राज्य विदेशी नागरिक को उपाधियां नहीं दे सकता। अब यहाँ पर राज्य का मतलब स्टेट है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी राज्य बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विदेशी व्यक्ति को या विदेशी राज्य के जो भी नागरिक हैं उनको उपाधियां से नहीं नवाज सकता है। ठीक है, तथा यदि कोई विदेशी राज्य किसी भारतीय या विदेशी को भी भेंट नहीं दे सकता जब तक कि उसकी राष्ट्रपति की अनुमति न ली हो। कोई भी विदेशी राज्य किसी भारतीय या किसी विदेशी को भी भेंट नहीं दे सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। उपाधियों के संबंधित एक पॉइंट है। क्लियर, इतनी बात समझ में। अगला, अब उपाधियों का अंत क्यों किया गया। उपाधियों का अंत इसलिए किया गया क्योंकि राजा का बेटा युवराज होता था, या राजा का बेटा राजा हो जाएगा, राजा की बेटी राजकुमारी है, राजा की पत्नी रानी है। तो ये क्या है, इनको शिक्षा ली है नहीं ली है, ये समाज में एक भेदभाव पैदा करते थे कि राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब जा रहे हैं, ये है वो है। ठीक है, तो ये राजा साहब की जो एक तुच्छ मानसिकता लोगों में बैठी थी राजा रानी को लेकर, उसको समाप्त, उस उपाधियों का अंत किया गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ मूल शब्द क्या है, उपाधि शिक्षा के आधार पर मान्य है। क्लियर, आगे। लेकिन इसी को लेकर 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई। हमारे यहाँ टोटल 4 नागरिक सम्मान दिए जाते हैं, सिविलियन अवार्ड्स हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये क्रम है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो पता होना चाहिए। तो भारत रत्न की स्पेसिफिकली शुरुआत 1954 में हुई है। अब भारत रत्न हो या पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो या पद्मश्री, इन सभी की शुरुआत 1954 में ही हुई है। लेकिन ये उपाधियों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए 1977 में जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां पर मोरारजी देसाई के दिशा निर्देश पर इन भारत रत्न पुरस्कारों को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि ये क्या है, स्पेशली उपाधियों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन 1980 में बताया गया नहीं, अगर हम किसी को उसके काम के आधार पर उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में क्यों लोग जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लोग क्रिकेट में इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, नाम होता है, नेम फेम के लिए लोग परेशान है। किसी भी क्षेत्र में अगर उनको उनके मेहनताना के रूप में उनको पुरस्कृत कर दिया जाता है, मान लो हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में मुझे सैलरी मिल रही, ठीक है, लेकिन सैलरी के साथ साथ अगर मैंने अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के लिए मुझे पुरस्कृत किया जाए, मुझे उपाधियां दी जाए, तो मुझे देखकर बाकी भी लोग भी प्रेरित होंगे और भी अच्छा करेंगे। इस अच्छे करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जनता को मोटिवेट करने के लिए ये उपाधियां दी जाती है, पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये बताया गया कि कहा गया ये उपाधियों का अंत नहीं है, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है, लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक हो सके और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आए, सामाजिक स्थिति में सुधार आए, राजनीतिक स्थिति में सुधार आए। आगे बात समझ में। तो ये रहा समानता का अधिकार, और आज के लिए हम इतना ही। और लेक्चर कैसा रहा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत कम लोग इसको देख रहे हैं, तो आप लोगों को फ्री मिल रहा है, हम मोटिवेट रहे, उसका मोटिवेट मैं रहूं, उसका सबसे अच्छा साधन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और व्यूज आए, तो यही मेरे लिए मोटिवेशन का एक माध्यम है। ठीक है, तो आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।